ये जो बुनसन फ्लेम होता है ना, ये जैसे बड़ा जो सवाल भी पूछता है, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। तो बुनसन फ्लेम में ये कलर शो करते हैं। द लिथियम शो द क्रिम्सन रेड कलर, द सोडियम शो द गोल्डन येलो, द पोटेशियम शो द वायलेट कलर शो करता है। वैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम डज नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। लेकिन कैल्शियम शो द ब्रिक रेड कलर। हाँ, तो एवरी कलर हैज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वेवलेंथ। तो एवरी सब्सटेंस हैज डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशंस, सो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर। अगर किसी को जंप करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और वो एनर्जी बुनसन फ्लेम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो जंप नहीं होगा, तो फ्लेम टेस्ट नहीं देगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो कहता है कि मैं जंप अगर करूंगा इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड बाय द बुनसन फ्लेम। ये कंसेप्ट है। अब देखिए, यहां देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये देखिए सन है, अगर ये नहीं होता और सिंपल होता प्रिज्म, तो पूरा एक कलरफुल पैटर्न मिलता है। लेकिन बीच में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो जब ये सनलाइट इससे पास हो रहा है तो क्या देख रहे हैं, कलरफुल पैटर्न मिल तो रहा है, लेकिन येलो रीजन में दो डार्क लाइन मिल रही है। तो डार्क लाइन का मतलब यह है कि इस यहां पर लाइट का इंप्रेशन पड़ा ही नहीं। इसका मतलब किसी ने लाइट के इस पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे डार्क दिख रहा है यहाँ पे। और देखा कि जो मिसिंग लाइन है वो है 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, मिसिंग लाइन है। तो ये किसका पहचान है, सोडियम का। इसका मतलब है इनमें सोडियम क्लोराइड में ये काम किसने किया है, सोडियम ने किया है। तो सोडियम ने क्या किया, इस व्हाइट लाइट के इस पोर्शन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो पैटर्न बना, इसी का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और नेचर क्या है इसका, डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये येलो, डार्क, फिर ये येलो, फिर से डार्क, फिर से येलो। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ रहा, तो नेचर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। हाँ बोलिए। हाँ, तो NaCl अगर ये नहीं रहेगा तो पैटर्न कैसा बनता, तो इसके आने से अगर ऐसा पैटर्न बना है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर अगर डार्क लाइन बनी है, इसका मतलब यहां पे येलो नहीं बना, इसका मतलब क्या है, इस येलो पोर्शन को किसी ने एब्जॉर्ब किया होगा ना। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने नया चेंज क्या किया, बीच में ये लगा दिया NaCl। तो क्राइम किसने किया है, इसी ने। अब इसमें भी दो लोग हैं, अब सोडियम और क्लोरीन, तो किसने किया होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि सोडियम का ये आइडेंटिफिकेशन है, तो ये काम किसने किया होगा, सोडियम ने किया होगा ये काम। बिकॉज 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम इज अ आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोडियम, ये सोडियम की पहचान है। तो अगर यहां से मिसिंग हुआ तो डेफिनेटली यहां पर नहीं, क्लोरीन नहीं। तो अगर कोई रैंडमली कोई पूछ दे, ऐसे पूछेगा नहीं कि अगर हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर ये क्राइम क्लोरीन किया होता तो डार्क लाइन कहां मिलती, आंसर होगा वायलेट रीजन। ये कैसे निकलता है, आयनाइज एनर्जी कॉन्सेप्ट से निकलता है। तो चूंकि सर्टेन पोर्शन ऑफ लाइट के एब्जॉर्ब करने से स्पेक्ट्रम मिला है, तो नाम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। अब आप बताइए, सन के ऊपर हीलियम गैस कैसे आइडेंटिफाई किया गया होगा, इसी तरीके से। जब सन ने अपनी एनर्जी एमिट की होगी, तो सन के चारों कौन है, हीलियम गैसेस है। तो उसने क्या किया होगा, सन के कुछ पोर्शन को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, जाने नहीं दिया होगा। उसकी वजह से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला होगा, और उस स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई किया होगा कि ये किसकी पहचान है, कौन लाइन में, किसने ये काम किया, किसने लाइट को आने नहीं दिया। तो उसी से फिर नए एलिमेंट की डिस्कवरी रिगार्डिंग द हीलियम गैसेस को लेकर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जितना हम आसानी से समझा के निकल जा रहे हैं, इतना आसान ये है नहीं। इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, पूरा इस पर रिसर्च हुआ होगा। नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा।
ऑलवेज। नहीं, आप पूरा पैटर्न देखेंगे ना, कोई एक थोड़े देखेंगे आप, आपको तो पूरा पैटर्न देखना है ना। ये थोड़ी देखेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब पूरा कॉन्टिन्यूअस। माइन्यूटली देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है कोई भी, लेकिन अब जो लिखा है बुक्स में उस पर लिखना पड़ रहा है हमको भी। 100% कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। ये दिक्कत है भाई, केमिस्ट्री में बड़ी समस्या है। कोई भी चीज पूरी मतलब परफेक्ट नहीं आ पाता है। जैसे आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्या पढ़ते हैं आप लोग, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट गोला बनाओ, दूसरा गोला बनाओ, ये सेकेंड ऑर्बिट। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, ये है, ये है एटम का स्ट्रक्चर। उसमें भी ऐसे ऐसे पढ़ाएगा तो क्या समझ में आएगा? तो जो पहले पढ़ा सब गलत पढ़ा। तो यही तो चल रहा है। धीरे धीरे देखेंगे जो भी आपको हम पढ़ाएंगे ना, बाद में आप उसको कैंसिल आउट कर देंगे कि ये गलत था। पूरी तरीके से गलत नहीं था, बट मैक्सिमम पोर्शन गलत। 100% का गलत हो जाएगा तो फिर तो रियलिटी जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो परफेक्टली करेक्ट नहीं है। हर एक ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि कैसे एटम का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया होगा। धीरे धीरे उस तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। तो यहां लिख देते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is always discontinuous in nature। ये भी कभी कभी पूछता है, प्रेजेंस ऑफ हीलियम गैस ऑन सन is identified by spectroscopic method। आप ये पूरा कंप्लीट करिए। अब ये कहानी खत्म हुई यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी कहानी इसी बोर्ड्स मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग रदरफोर्ड को डिस्कार्ड करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर के, है ना। आखिर रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत बताया कि लाइक रिवॉल्विंग को लेकर के, तो इसको पूरा ही मिटाएंगे हम, समझ रहे हैं बेटा। और वहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड देन बोर्ड्स मॉडल। तो जल्दी लिखिए इसको आप।
यही है पूरा कंसेप्ट। बोर्ड्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव करता है जैसे सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता है, तो जस्ट कॉल्ड देम एज अ प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। बट प्लैनेट को हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पहला, प्लैनेट एक हेवनली बॉडीज है और वो भी एक न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब वो किसी एक्सेलरेशन में आ जाएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर आप कंटिन्यूअस एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड ही क्यों ना हो, बट हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन मूव लाइक एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एंड इट क्या होगा? इट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियस का पुल भी हो रहा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वीक होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियस खींच रहा है उसको अपनी तरफ। तो धीरे धीरे स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए उसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, बट इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी में अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो भी आपने माना है वो गलत माना है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। और इस तरीके से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो लास्ट मैंने एक लाइन लिख भी दिया है, रदरफोर्ड का जो थ्योरी है, मॉडल है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि व्हाई एटम इज स्टेबल इन नेचर। रदरफोर्ड ने बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में ही ज्यादा जानकारी दी थी। न्यूक्लियस वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रदरफोर्ड। पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ाया था आपको मैंने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे मूव करेंगे बोर्ड्स मॉडल की तरफ। बोर्ड्स जो था वो रदरफोर्ड के अंडर ही पीएचडी किया है, उसका स्टूडेंट रहा है। बोर्ड्स का एक और भाई था, ठीक है, वो था मैथमेटिशियन और ये था फिजिसिस्ट, दोनों। इट्स अ बोर्ड्स मॉडल। तो मैंने पहले ही लिखवा दिया कि बोर्ड्स मॉडल इज बेसिकली स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई करने के लिए और प्रूफ करने के लिए अपना बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लेकर के आया है ना। तो स्टार्टिंग में उसने क्या कहा कि देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, पहले आपको मानना पड़ेगा। तो क्या क्या इसके एजम्पशंस थे? बेसिकली पहला एजम्पशन तो उसने रदरफोर्ड का ही कॉपी पेस्ट कर लिया, पोल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज and almost whole of the mass present in a very small volume which is called the nucleus। तो ये कुछ नया नहीं है, तो हम पहले भी जान चुके हैं। इसके बाद एक्चुअल पोस्टुलेट शुरू होगा जो बोर्ड्स ने माना। There are infinite number of circular orbit around the nucleus named as KLMN, इस तरीके से, where K represent first orbit, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट, दिस N is your थर्ड ऑर्बिट और N is your फोर्थ, इस तरीके से ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं। डुअल नेचर, रदरफोर्ड का थ्योरी तो अराउंड डुअल नेचर 1905 के आसपास का है, 1905। पहले बात का क्या करने का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, कोई मतलब नहीं है इसका। ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं। 1864 में मैक्सवेल थ्योरी आया,
फिर 1886 के आसपास में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्योरी आया है। रदरफोर्ड का मॉडल 1912 के आसपास में आया है। इसको हम लोग एक सर्कल फॉर्म में ऐसे बना के दिखाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट है तो पहले डॉट में इनफाइनाइट बना रहा हूं मैं। दिस, ये रहा दिस, चलिए एक और बना दिया, और ये रहा, कुछ ज़्यादा ही बन गया, इसको हटाइए, जगह नहीं है। न्यूक्लियस के एल एम इस तरीके से, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। These orbits have a certain value of energy. Known as energy level or stationary state. ये रहा। तो लिखिए, हम आते हैं तो पानी नहीं इसमें, तुरंत हमारे जल्दी से उसको लिखिए भी समझाते हैं। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब समझा रहे हैं।
क्या क्या लिखा है हमने। तो ये वाला समझ में आ गया ना, इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं मेनली आपका बोर्ड्स मॉडल। तो मैंने क्या कहा, बोर्ड्स मॉडल बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए डिफाइंड है। इसको थोड़ा सा और मतलब इनलार्ज कर लो तो यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है कि ये मॉडल किसके लिए डिफाइंड है। इसको आप अलग से लिख सकते हैं, दिस इज डिफाइंड फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एटम या फिर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल H, हीलियम प्लस, नॉट हीलियम, हीलियम प्लस, Li पे 2 प्लस, बेरिलियम पे 3 प्लस, ये पूछा जाता है, इसको याद रखने का है। पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा, तो रदरफोर्ड का ही कॉन्सेप्ट था, द टर्म इज न्यूक्लियस। यहाँ पर खेल इसके बाद शुरू हुआ। इसने कहा कि ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स पहले आपको मानने पड़ेंगे, अगर आप मानेंगे तभी हम स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई कर पाएंगे। क्या कुछ पूछना है क्या? ऑर्बिटल वर्ड तो उसमें आया ही नहीं था। अभी तो वो बात की कहानी तो मैंने पहले पढ़ा दी आपको। तो आप कह सकते हैं इन द केस क्या डीजेनरेसी मूवमेंट उसमें खोज हुआ था, अभी तो ऑर्बिट ही नहीं खोज हुआ है। आप चले गए, आपको मैंने पढ़ा दिया अलग बात है, क्वांटम नंबर पहले ही पढ़ा दिया, वो तो बहुत बात की चीज है। हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नंबर 1। अभी तो लोग ऑर्बिट ढंग से खोज नहीं पा रहे। जहां तक आपकी बात है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जितने भी ऑर्बिट के अंदर सब सेल्स होंगे वो सब एक ही एनर्जी के होंगे, तो कह सकते हैं डीजेनरेसी है वहां पर, 3s = 3p = 3d। बट एसपीडी अभी आया, अभी तो ऑर्बिट ही खोजने में लगे पड़े हम लोग ठीक है, तो बात की कहानी पहले डिस्कस कर दी है। तो इसने क्या कहा कि ऐसे बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे। देखिए इसका ड्रॉबैक आ गया यहीं पर, एटम स्फीयर होता है और सर्कुलर ऑर्बिट करने का मतलब है 2 डायमेंशन, और स्फीयर क्या होता है 3 डायमेंशन। ये इसका ड्रॉबैक पहले देखना। तो सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स हैं, और इस ऑर्बिट्स के उसने नाम दिए KLMN के हिसाब से। तो K रिप्रेजेंट, कहीं भी कैपिटल K लिखा रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट मानना है उसको, L फॉर द सेकेंड, M फॉर द थर्ड ऑर्बिट के हिसाब से। हर ऑर्बिट की अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमेगा तो तभी घूम सकता है जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेंज कर दिया और अगर वो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी से मैच नहीं हो रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, कहीं और जाएगा अपना, बट उस ऑर्बिट में रहने का परमिशन नहीं है। तो ईच एंड एवरी ऑर्बिट हैज अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड दीज एनर्जी इज नोन एज एन एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट इसका नाम दिया गया, या इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब यह है कि द वैल्यू बिकम्स फिक्स्ड, ठीक है, तो खुद से एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो यहां पर जो एनर्जी आप रिलीज करा के स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहे थे, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने कहा नहीं, ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफाइंड है, तो अगर आपको इस ऑर्बिट में रहना है तो आपको सर्टेन एनर्जी अपने पास रखना पड़ेगा, और ये इसके एजम्पशंस थे। तो ये मतलब अब ऑटोमेटिकली यहां से क्वेश्चन क्या जनरेट हो जाता है, सबसे पहला कि इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, तो एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। दूसरा, इतने सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबका तो एक रेडियस भी तो बनेगा। ये R1 रेडियस हो गया, ये क्या हुआ आपका R2 रेडियस। तो ये रेडियस कितना है, और आप इलेक्ट्रॉन को घुमा भी रहे हैं, ये भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो किस स्पीड से घूम रहा है। अच्छा, वो घूम रहा है तो एक सर्किल को पूरा करने में कितना वक्त ले रहा है, तो वर्ड क्या आ गया, टाइम पीरियड। तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पे, पहले ऑर्बिट्स एंड दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। तो स्टेशनरी का मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, स्टेशनरी का मतलब है द ऑर्बिट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन वहां पे घूम सकता है और खुद से वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सोचो अगर ये खुद से एनर्जी एमिट कर देगा तो एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट से मैच करेगी नहीं, फिर तो ये सिचुएशन हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई बाहर से आकर के एनर्जी दे सकता है, और अगर कोई बाहर से आकर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी मैच नहीं करेगा, तो फिर वो जंप करेगा ऊपर की तरफ। तो वो और भी माइन्यूट डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें आ गई, वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, किस स्पीड से घूम रहा है, और हर ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है। तो ये सारे, अब इसको मैं, इसका जो पूरा डेरिवेशनल फॉर्म है वो मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते जेई बैचेस में? पगली, जेई देने से क्या होता है? अगर नीट में भी टॉप करना है तो फिर जेई लेवल नॉलेज होना चाहिए। पहले ही से कम रखोगे तो और कम हो जाओगे। जितने बच्चे जो नीट क्वालिफाई करते हैं, टॉप रैंक करते हैं, सब जेई का कंटेंट पढ़ के रखते हैं। वो नीट का पढ़ते हैं क्या? फिर कैसे बनाओगे जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन? और एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन हार्ड आ गया तो फिर चिल्लाओगे कि नहीं नहीं ये जेई का क्वेश्चन है, गलत हुआ है मेरे साथ, गलती हो रहा है इंडिया में से, सही कुछ हो रहा है क्या? तो हमेशा तैयारी कर लो, बार समझाया तैयारी, ये आपका नीट का सिलेबस है, तैयारी ऐसे रखिए ताकि अगर वो स्मार्ट बने, थोड़ा भी रेंज बाहर करे तो आपका रेंज से भी बड़ा चल रहा है तो तब नीट का ही पढ़ेंगे, एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, गजब हालत है। और आपके नंबर भी तो अच्छे आते, आपके भी अच्छे आते, तो आपको तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो गलत अप्रोच है, पढ़िए, उसमें पढ़िएगा तो कैसा भी टेस्ट सीरीज हो, कैसा भी पेपर हो, आपसे बनना ही बनना, और आपसे नहीं बना तो इंडिया किसी से नहीं बनेगा, तो ठीक है, किसी से नहीं बनेगा तो वो भी अच्छा है। तो तैयारी का लेवल कम मत करिए, ठीक है। ऐसे अगर आप, मैंने इसलिए मैं उसके भी मैं वीडियो लेक्चर कोशिश करता हूँ डालने का, जैसे कल की क्लास होगी, मंगलवार की क्लास होगी, तो उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर टाइमिंग का इशू है तो आप उसको देखिए, टाइमिंग का इशू नहीं है, क्लास कर सकते हैं तो क्लास करिए, ठीक है, छोड़िए मत, क्योंकि इस क्लास में उतने लंबे लंबे डेरिवेशंस कराएंगे ना तो हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा स्कूल का, और वो स्कूल में आता भी नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है उसको यहाँ पे पढ़ाने का। क्या? हाँ, इसके साथ रहता है, वो अलग से, उसके अलग से 3 स्लॉट्स बने हुए, कल भी क्लास होता है उसको। देखिए, अगर टाइमिंग का सीधा वीडियो देख लीजिए, बट देखिए जरूर, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, बहुत अच्छे, मतलब वो इसलिए कराता हूँ कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कितना भी पेपर हार्ड करेगा आपको मजाक लगेगा पेपर, और 2-3 सवाल से ही गेम चेंजर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता बच्चों में कट ऑफ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। अब देखो शुरू हो गया ये लोग, ये सब आप अमित से पूछा करिए, अमित ही हेड है इस कोचिंग का। अरे आप लोग को हंसी छूट रहा है, अमित नहीं रहेगा ना तो सेक्टर चलाना मुश्किल है, बिल्कुल वही है, उसके आगे हम लोग भी जीरो है। एक और सुपर बॉस है, वो तो आता ही नहीं है कभी यहाँ पे, किसी दिन बुलाएंगे उसको। वही इंसान इस कोचिंग को स्टार्ट किया था, वही भाग गया छोड़ के हमको यहाँ पे अकेले।
ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, या सिंपल ऐसे याद कर लीजिए mvr के, m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, r क्या आ रहा है, r इज न्यूक्लियस से डिस्टेंस आ रहा है उसका। इसी को मैंने क्लास में सिखाया था कि ऐसे बड़ा अजीब तरीका है इसको लिखने का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, फिर लिखिए nth में जो घूम रहा है उसी का रेडियस आर एन, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वही n यहां पे होगा, और h बाई 2 पाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या लिखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट ऑर्बिट में उसका स्पीड v1 और उसी का रेडियस r1 इज इक्वल टू 1 इंटू h बाई 2 पाई। लास्ट में वर्ड लिखा है, सो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। क्या मतलब हुआ इसका, हम लोगों ने इस वर्ड को पहले पढ़ा था, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है कि Q इक्वल टू एन, कोई भी पार्टिकल अगर कोई चार्ज एक्वायर करेगा तो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कुछ भी नहीं दे सकते आप कि 0.5 E नहीं होगा, 1E 2E 3E 4E। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का हमेशा वैल्यू h बाई 2 पाई का हमेशा इंटीग्रल होगा। तो h बाई 2 पाई का कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता है। तो सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग फॉर्मेट चल रहा है, इसीलिए इसको बोला था आल्सो क्वांटाइज्ड। मोस्टली सारे टर्म इसमें क्वांटाइज्ड ही होते हैं, कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एनर्जी, कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है, एक सर्टेन डिस्क्रीट फिक्स वैल्यूज होगी जो हमेशा h बाई 2 पाई का मल्टीपल होगी, और वो भी इंटीग्रल मल्टीपल, डेसिमल काउंट नहीं होगा। और इसी इंटीग्रल मल्टीपल की वजह से इसको वर्ड क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड। अब देखिए यहां से मैं डेरिवेशंस पे नहीं जाऊंगा, आई एम जस्ट राइट द जनरल एक्सप्रेशंस। पहले रेडियस से स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सप्रेशंस इन बोर्ड्स मॉडल। सबसे पहला रेडियस, दैट इज कॉल्ड द आर एन।
ये रहा पहला एक्सप्रेशन होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, जहां एन आपका ऑर्बिट का नंबर है, जेड है उसका एटॉमिक नंबर। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, सो एन इक्वल टू 1, फॉर हाइड्रोजन सो जेड इक्वल टू 1, सो R1 क्या आएगा 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, सो 1 का स्क्वायर बाई 1.529 एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं बोर रेडियस, इसको ए नॉट के फॉर्म में लिखा जाता है। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, तो बहुत छोटा रेडियस है। तो इसका कितना निकलेगा, R2 लिखा गया है, मतलब N क्या हो गया यहाँ पर, N2 हो गया। और लिथियम है +2 किया गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, सो 3 एटॉमिक नंबर, तो Z कितना होगा इसके लिए 3 होगा। तो क्या लिखेंगे आप 0.529 यहाँ पे आ गया एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, सो 2 का स्क्वायर बाई जेड, सो आ जाएगा 4/3 यहाँ पे। तो ऐसे आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर 0.529 एंगस्ट्रम, इसको ए नॉट भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 3 है, तो एन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, सो Z कितना होगा 4, तो n स्क्वायर बाई जेड, सो 3 का स्क्वायर बाई 4। इसी को शॉर्ट में चाहे तो आप ये 9/4 ए नॉट भी लिख सकते हैं, वेयर ए नॉट इज अ बोर रेडियस। तो स्कूल में डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इनफ है आपके लिए। क्या नहीं, 2 यहां से सेकेंड ऑर्बिट हुआ, R2 लिखा है, और लिथियम के लिए Z3 होगा, तो n स्क्वायर बाई जेड, हाँ Z मतलब एटॉमिक नंबर, ये Z, अच्छा ये भी नहीं लिखा है मैंने क्या, देखिए Z यहाँ पे जो है n क्या है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट नंबर एंड Z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का रेडियस मिल गया, अब एक स्पीड से घूम रहा है वो, तो अगला क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वर्ड गलत है, स्पीड होना चाहिए, बट कभी कभी जान के मजबूर लिखना पड़ता है। ये देखिए इस स्पीड से मूव कर रहा है, एंड दिस स्पीड इज ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट, c/137, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड, या c/137 इंटू Z/n, where c is the speed of light, c into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक कम से कम निकालते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present, electron of hydrogen atom present in the first orbit, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, v1 फॉर h 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1/1, तो फर्स्ट और इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा z इक्वल टू 1, और इसके लिए वर्ड आएगा n इक्वल टू 1। इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है सेकेंड ऑर्बिट और किसके लिए, लिथियम पे +2 के लिए, तो अगर लिथियम +2 होगा और उसके सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है,
तो वो किस स्पीड से मूव करेगा। तो आएगा क्या फॉर्मूला 2.18 10 टू द पावर 8 और इसके हिसाब से n कितना हो गया 2 और z कितना हुआ 3। सो z बाई n लिखा है, सो 3/2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड से स्पीड से मूव करेगा। तो फॉर्मूला सिर्फ याद अच्छे से रखना है, हर सवाल आप ऐसे ही बना देंगे आप। अब इलेक्ट्रॉन देखिए घूमना शुरू किया, तो यहां से स्टार्ट किया, घूमते घूमते यहां पहुंचा, तो एक साइकिल पूरा करने में उसको क्या लगेगा, सर्टेन टाइम लगेगा। सो नेक्स्ट है टाइम कंप्लीट, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट one path known as time period. ये इसका फॉर्मूला है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू NQ बाई जेड स्क्वायर। तो सोचिए एक इलेक्ट्रॉन को इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एक साइकिल पूरा करने में कितना वक्त लग रहा है, देखिए तो देख लीजिए 1 सेकेंड तक नहीं लग रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है। 1 सेकेंड का भी 10 टू द पावर 16 पार्ट, इतना कम समय लग रहा है, मतलब 1 सेकेंड में तो कितनी बार ये घूम जाएगा। तो अगला हेडिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ये रहा फॉर्मूला, जस्ट 1 बाई कर देना। तो 1 सेकेंड में हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकेंड में कितना बार घूम जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 1 का पावर क्यूब, मतलब 6.66 इंटू 10 टू द पावर 15 टाइम्स इस सर्किल को रोटेट कर लेगा वो 1 सेकेंड के अंदर। दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। इसको n के फॉर्म में भी दिखाते हैं, कैपिटल N के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड n, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। अब आते हैं अपने एनर्जी के ऊपर कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूमेगा, कितना सर्किल पूरा करेगा।
तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर बाई वही, अगर मैं h की बात करूँ तो इतना बार ये घूम जाएगा, 100 200 500 बार नहीं है, 10 टू पावर 50। ये कैसे आ रहा है, 1 बाई टाइम पीरियड, इसको ही उल्टा कर दिया तो जो एन क्यू ऊपर था वो एन क्यू चला गया नीचे।
ये रहा फाइनल। तो देखिए यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले याद करके रखना है आपको कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसमें क्या डेवलप होगा। ये काइनेटिक कैसे डेवलप होता है, ऐसे देख लीजिए। ये मान लीजिए ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज गॉट द पॉजिटिव चार्ज Ze, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका एक सर्टेन मास होगा और एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मास है और वेलोसिटी है, तो इससे क्या जनरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², और ये उसका एक्सप्रेशन प्लस 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये जो प्लस और माइनस है इनके बीच डेवलप होगा एक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला है U = K × Q1 Q2/R। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये डेवलप होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज करके इस डेटा को निकाला जाता है। थोड़ा और ध्यान से अगर देखोगे तो ये प्लस और ये माइनस के फॉर्म, माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस का साइन है। तो न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्जेस। इन दोनों को जोड़ोगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला मैच हो रहा होगा, बस खाली साइन प्लस और माइनस का। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखा गया है। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है Q × V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस नॉट वेलोसिटी, और इसका वोल्ट होता है यूनिट, एंड द Q इज ए चार्ज विच इज कॉल्ड द कूलम्ब। तो कूलम्ब इंटू वोल्ट का मल्टीप्लाई जूल मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.602 10 to -19 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट। सो कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या हो गया, जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर होता है। तो इसको भी बाद में हम लोग यूज करेंगे। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है पर एटम। तो अगर इस डेटा में इससे मल्टीप्लाई कर दे, किससे, 1 इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.602 वर्ड से, तो ये वाला आउटकम निकल के आपको सामने आएगा। तो यूनिट हो गया जूल पर एटम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जिसको ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया n = 1, और बात हो रही है हाइड्रोजन, तो Z also = 1। सो द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्लस 13.6 इंटू 1²/1²। इसका मतलब है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इंटू 1²/1²। सो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको मिटा दो। कभी आपको ये एक्सप्रेशन मोल में मिलेगा, ये एक एटम के लिए लिखा है मैंने फॉर्मूला। तो कोई बोलेगा एक मोल के लिए बताओ, तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na पार्टिकल। तो अगर इस डेटा में हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इस डेटा में, तो हमें डेटा मिलेगा 1312 किलो जूल पर मोल। और इसी किलो जूल को आप कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो उसकी हेल्प से आप इस किलो जूल को किलो कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से इन डेटा को देखोगे तो तुमको मिलेगा रिलेशन, क्या मिला कि जो टोटल एनर्जी होती है, या हाँ बस, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये पहला आउटकम मिल रहा होगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप हर ऑर्बिट्स की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ऐसे डॉटेड फॉर्म बना दिया, ये रहा। और बात कर रहे हैं हम H को लेकर के, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट n = 1 की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की कितनी होगी, Z²/n²। सो Z = 1, तो यहां कितना होगा, -13.6/n²।
बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज n इक्वल टू 2। तीसरे की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 का स्क्वायर 9 बिकॉज n इक्वल टू 3। और ये मैंने डॉट में बनाया है इनफाइनाइट, यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 बिकॉज जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, तो 1 बाई इन्फिनाइट अप्रोक्सीमेटली क्या 0 ही तो होता है। ऐसे वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन फिर भी चलो हुआ क्लियर ये। अब इसको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हाट इज ऑल हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो बढ़ तो रहा है ये। हाँ तो माइनस है, मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रहा है, अल्टीमेटली 0, -10 -5 ऐसे समझ लीजिए, -2 -1 एंड 0। तो यहां से एक पॉइंट आ रहा है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी? नेगेटिव का मतलब यह है, -13.6 का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस का यह मतलब है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा गया है कि भाई तुमने मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बांध के रखा गया है। ऐसा कुछ मान लो इसने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ले लिया किसी से, तो उसको पनिशमेंट के फॉर्म में भाई यही घूमते रहो तुम। अब कोई आकर के उसको मान लो 13.6 लाख में ही मान लेते हैं समझने के लिए, तो इतने लाख उसने ले रखे थे, नहीं दे रहा है तो उसको बांध के रखो, घूमता रहेगा बेचारा। अब कोई आकर के उसको दे दिया 13.6 लाख रुपीज, तो नेट सम कितना हो गया? उसको दिया, वापस किया न्यूक्लियस को, यहां से फ्री हो गया, यहां से भाग गया वो। अब इसको थोड़ा एनर्जी के फॉर्म में समझाते हैं। सो नेगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विथ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी, बंधा हुआ है बेचारा, इसको छोड़ के नहीं जा सकता है। तुमने क्या किया, अलग से बाहर से ला, और ये एनर्जी रिलीज भी नहीं कर सकता है, ये भी लॉकिंग कर दिया गया है बिकॉज दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब बाहर से मान लो इसको एनर्जी तुमने दे दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, और 0 इस ऑर्बिट की एनर्जी है नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और जंप करके भागेगा इस तरफ, वहां भागेगा जहां पे उसकी एनर्जी 0 है, तो सीधे यहां से उठ के चला जाएगा इनफाइनाइट पे। व्हाट द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट हेयर? इनफाइनाइट ऑर्बिट यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, सॉरी न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो चला गया बिल्कुल। कोई और ले लिया उसको, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। समझ में आया व्हाट द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी? तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहानी हम खूब लिखवाते हैं। कभी पढ़ते भी है आप इस नोट्स को? पढ़िएगा तो लगेगा कि सामने कोई बोल ही रहा है।
देखो ये सब लिख दिया यहाँ पर। इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझा जाता है कि अगर कोई चीज इनफाइनाइट पे है तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो जीरो होगा बाय द न्यूक्लियस, तो उसकी एनर्जी भी जीरो होगी यहां पर। लेकिन जैसे वो यहां से नजदीक आना शुरू होगा तो उस पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। और केमिस्ट्री में अट्रैक्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस। तो अगर यहीं पे जीरो है और एनर्जी रिलीज की बात होगी तो सभी वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव हो जाती है, ऑल हैव द नेगेटिव वैल्यू। तो जितना ज्यादा ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन जितना अंदर की तरफ आएगा, गोबर गणेश इसी को बोला जाता है, GOBARGNSH। जब लिखते हैं तो गप मारता है और जब समझाते हैं तो लिखता है। अलग ही टेंजेंट चल रहा है लोग, यहीं से क्रिएट होता है गोबर गणेश, ऐसे ही बनता है हर दिन के साथ, थोड़ा थोड़ा उसमें नक्काशी होती है गोबर गणेश की। 2 साल में से ही बनेगा। जब समझा रहे हैं तो लिख रहा है कि हम कितना सिंसियर है, और जब हम लिखते हैं तो गप मारता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से इलेक्ट्रॉन पे लगने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी एनर्जी जीरो है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा नजदीक तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्शन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी जीरो और उस पर अगर लगातार अट्रैक्शन लग रहा है तो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव काउंट की जाती है। तो जितना ज्यादा ये नजदीक जाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, उतना एनर्जी ये रिलीज करेगा और वैल्यू उतना ही ज्यादा मोर नेगेटिव होगा। So as we close toward the nucleus, the value of energy becomes more and more negative. अब उल्टा भी बोल सकते थे कि अगर आप यहां से इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव एंड अल्टीमेटली जीरो। हुआ क्लियर पॉइंट, समझ में आया? ये मैंने जो बोला यहाँ पे लिख दिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एट द वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव as electron move close toward the nucleus. In an another way, इसी चीज को जब अभी लिखवाया ना, ऐसे गए थे अभी, अब यहां से ऐसे सोच रहे हैं, यहां से ऐसे जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेस नेगेटिव, यहां से ऐसे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी, देखो इसलिए बोलना नहीं चाहते तुम लोग बोलते हैं तो मेरा ध्यान भटकता है। As it approaches toward the nucleus, the attraction dominant, which is an exothermic process,
and the value becomes more negative as electron moves close toward the, सब पूछता है what is the meaning of negative value of energy, ये सब ऐसे थोड़े लिखवा रहे हैं, सब पे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैनर में। तो ऑर्बिट्स की एनर्जी समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग एक ऐसे प्रोफाइल बनाते हैं थोड़ा और समझने के लिए, जगह यहाँ है नहीं तो बस ऐसे ही दिखा देते हैं, उसको दोबारा भी बनाएंगे हम लोग। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, एनर्जी E1, ये एनर्जी हो गया E2, ये E3 और ये E4 एंड दिस इज अ गैप। ये डॉटर दे दिया मैंने, इन्फिनाइट का साइन दे दिया। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है सक्सेसिव, ये लगातार कम होता जा रहा है। इसे खूब पूछता है सवाल, ये गैप सेम नहीं रहेगा। कहने का मतलब है E2 माइनस E1 सबसे बड़ा होगा E3 माइनस E2 और फिर E4 माइनस E3, मतलब सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्बिट्स कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज करता चला जाएगा। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्बिट, सक्सेसिव का मतलब है लगातार रखना है, कोई यहां ऐसा नहीं करेगा E3 माइनस E1, नहीं, 3 और 2 रहेगा, फिर 4 और 3, यहां क्या लिखिएगा E5 माइनस E4। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे गैप हमेशा छोटा होता जाएगा, इसको भूलिएगा मत, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्बिट्स डिक्रीजेज। ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो जंप में तो आप बहुत चले गए, पहला चले गए 5वां पे, तो कम थोड़े हो गए, तो बढ़ गया ना गैप। मैं सिर्फ गैप समझा रहा हूं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकंड की एनर्जी है, थर्ड की है, फोर्थ की है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल कम लगेगा, सही बता रहे हैं। सक्सेसिव में यह बात बोल सकते हैं, कोई बोलेगा E1 से E2 में जाने में जो एनर्जी है और E1 से E3 में जाने में तो बड़ा हो जाएगा फिर तो सक्सेसिव होना चाहिए। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाएगा तो वो एनर्जी, फिर यहां से यहां जाएगा तो वो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी डिमांड हमेशा कम ही होती चली जाएगी। कम क्यों हो रही है एनर्जी डिमांड? क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। अट्रैक्शन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। किससे दूर हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ध्यान दोगे तो बहुत मजा भी आएगा। और पूरी कहानी कथा हम लिख के पढ़ाते हैं, तो नोट्स पढ़िएगा ना तो लगेगा सामने कोई बोल रहा है आपसे। पढ़ना चाहिएगा तो सीख जाइएगा, नहीं सीखना चाहिएगा तो हम तो इंसान है, भगवान भी नहीं सिखा सकते।